नमस्ते दोस्तों, और इस वर्ग में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर होम्योपैथिक में एक दवा जिसका नाम जेल्सीमियम मुझे याद नहीं आता, कभी इसका वीडियो ज़रूर दिया होगा। अगर दिया है तो कोई बात नहीं, फिर दोबारा दे देते हैं। जेल्सीमियम एक शक्तिशाली दवा है, एक ताकतवर दवा है। यूँ मान के चलो कि होम्योपैथी के अंदर जेल्सीमियम अपना स्थान रखती है। जेल्सीमियम का सबसे अच्छा असर स्नायु मंडल यानी कि अपना जो नर्वस सिस्टम है इस पर होता है। इसके रोगी की मन की स्थिति ये होती है कि रोगी का मन चाहता है कि हर समय अकेला बैठा रहे, किसी चीज़ से डर न लगना, सोते समय बड़बड़ाते रहना, किसी काम को करने का मन न करना, हर चीज़ से डरते रहना, बच्चे का सोते सोते एकदम चौंक पड़ना, जैसे कि कोई भयानक स्वप्न देख लिया हो, हर समय लेटे ही रहना जैसे लक्षण अगर किसी व्यक्ति में नज़र आते हैं तो उसे तुरंत ही जेल्सीमियम का प्रयोग शुरू कर देना चाहिए। सिर के लक्षणों में सिर का भारी लगना, जैसे कि किसी ने सिर पर वजन रख दिया हो, सिर में घूमने के कारण चक्कर आना, सिर में धीरे धीरे बढ़ने वाला दर्द, पलकों का भारी होना, कनपटी का दर्द जो कान और नाक के नथुनों तक ठोड़ी में भी फैल जाता है, सिर में दर्द होने के साथ साथ गर्दन और कंधे में पेशियों में भी दर्द होना, सिर दर्द होने से कुछ समय पहले आँखों के आगे अंधेरा सा छा जाना, पेशाब का अधिक मात्रा में आने से आराम आना, नींद में बोलते रहना आदि सिर के रोगों के लक्षणों के आधार पर रोगी को जेल्सीमियम का प्रयोग कराना चाहिए। आँखों के लक्षणों में आँखों से कुछ भी साफ दिखाई न देना, हर चीज़ की दो दो दिखाई देना, पलकों के भारी होने के कारण उन्हें खोलने में परेशानी होना, आँखों की एक पलक का सिकुड़ जाना और दूसरी पलक का फैल जाना, आँखों से कम दिखाई देना, गैस होने के कारण आँखों की रोशनी कम हो जाना, सिरमी प्रदाह, अनसारिक पलकों की सूजन जैसे लक्षण किसी रोगी में नज़र आने पर उसे जेल्सीमियम औषधि का प्रयोग कराना चाहिए। नाक के लक्षणों में लगातार छींकें आती रहना, तेज ठंड लगने के साथ साथ हल्का हल्का सिर का दर्द और बुखार होना, नाक की दीवारों का सूख जाना, नाक की हड्डियों में सूजन आना जैसे लक्षणों में रोगी को जेल्सीमियम औषधि का सेवन कराने में आराम आता है। अब इसमें इतना ही लिखा है, जबकि
जैल्थीमियम जो दवा है उसको 3D के नाम से पुकारते हैं। 3D, डलनेस, डिजीनेस, ड्राइविनेस, 3D के नाम से पुकारते हैं। तो जैल्थीमियम के रोगी को प्यास बहुत कम लगती है, इसके जो खास लक्षण। जैल्थीमियम एंजाइटी की बहुत अच्छी दवा है। कहीं भीड़ भाड़ में जाने पे और पे आर्जेंटम नाइट्रिक्रम की समकक्ष दवा है। जैल्थीमियम बच्चों के भी अच्छी काम की दवा है और सभी उम्र वालों के अच्छा काम करती है। किन्हीं कारणों से जो ड्रिंकिंग करते हैं वो लोग भी, जो ड्रिंक नहीं करते तो अन्य किसी बीमारी की वजह से कम उम्र के अंदर ही उनकी अंगुलियों में कंपन होता है। कागज़ पे लिखते हैं तो कंपन होता है और इस तरह अंगुली करो तो हल्का हल्का ये कंपन होता है जैल्थीमियम के रोगी का। और ये सब होता है एंजाइटी की वजह से, कमजोरी की वजह से और कोई विशेष कारण की वजह से। तो जैल्थीमियम इस रोग की खास दवा है। एगेरिकस मस्केरियस के अंदर भी कंपन पाया जाता है, लेकिन उसके अंदर जैसे ये हाथ है तो रोगी को यहाँ महसूस होता है कि कोई चीज़ अंदर फुदक 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 मेंढक की तरह कर रही है। आँख की पलक भी फुदक फुदक, ऐसी अवस्था के अंदर जैल्थीमियम भी काम करती है, लेकिन एगेरिकस मस्केरियस 30 पोटेंसी की एक खुराक में आराम आ जाता है। मेरे पास ऐसे बहुत रोगी आए हैं, आते रहते हैं, जिनको वहम हो जाता है अंगुली जब कांपती है या शरीर का कोई अंग कंपन करता है तो सीधा दिमाग में ये आता है कि लकवा न हो जाए। तो मैं एक ही परीक्षा कराता हूँ, वो सही है या गलत है ये तो भगवान जाने, लेकिन मुझे उस परीक्षा से रोगी को दवा देने में सहूलियत होती है, रोगी ठीक होता है। मैं रोगी को सामने स्टूल पे बिठा करके सीधा और उसको कहता हूँ कि अब मैं आपको कैसे बताऊँ, क्योंकि ऐसे ये जो हाथ है ये मैं 1 मिनट आपको ये रख कर के बताता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको क्या करें,
देखिए, ये जो दोनों हाथ हैं, ये दोनों हाथ इनको यूँ लंबा करें, ऐसे बैठे बैठे लंबा करके, आपको दिख रही है, ऐसी बात नहीं है, लंबा करें और इन दोनों हथेलियों को बराबर यूँ 1 मिनट तक रखें आप, 2 मिनट रखें बस। अगर इनमें कंपन होता है तो कोई न कोई तकलीफ़ है, नहीं होता है तो नहीं। ये परीक्षा अच्छे डॉक्टर जो पुराने होते हैं वो भी करते हैं। जब पहले कोई हृदय का रोगी आता था मेरे पास, इस तरह की कोई बीमारी को लेकर के, तो मैं उसको कहता था कि तुम एकदम फास्ट 1 किलोमीटर जाओ और एकदम फास्ट 1 किलोमीटर वापस मेरे पास आओ, रास्ते में कहीं रुकना नहीं, पानी पीना नहीं। जब वो फास्ट गति से 1 किलोमीटर जाके फास्ट गति से वापस लौटते ही मैं उसकी नाड़ी का परीक्षण करता था। उससे मेरे को पता लग जाता था कि ये रोगी के शरीर में किसी गंभीर रोग का वास हो गया या एंजाइटी से है, पता लग जाता है। एक तरह से रोगी की शक्ल, अगर वो हाँफने लगता है, हाँफता हुआ बैठता है, पसीने से तर होता है, तो इसका मतलब है उसको हार्ट की और जो जांचें होती है, जैसे ईसीजी है और है, आजकल तो बहुत जांचें होने लग गई। एक वो ट्रेडमिल को क्या होता है जो पट्टे के ऊपर दौड़ाते हैं, वो सब मशीनें अब आ गई, तो रोगी को ये राय दे करके रवाना कर देता कि भाई जाओ और अपनी डाउट है कि इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, ये जांचें कराओ। अगर कोई खराबी आती है तो वहीं एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले लो। अक्सर हमारा किया हुआ जो रोगी का डायग्नोज है वो कभी फेल नहीं गया। अब ये है कि वो मशीनों से करते हैं और हम हैं जो हमारे अनुभव वाली मशीन, रोगी की एक्टिविटी, रोगी के शरीर से पसीना आना कितना चला है, कितना पैदल आया है, ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए, क्या नहीं हुआ है, ये सब जो चीज़ें हैं ये अनुभव के द्वारा प्राप्त की जाती है। अब वो ज़माना नहीं, अब सब साधन हो गए हैं। अब अगर आपको कोई घबराहट या बेचैनी होती है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, आपकी ईसीजी लेगा, उसके बाद में अन्य जांचों के लिए लिख देगा। तो जैल्सीमियम का रोगी ऊपर से नीचे उतरता है तो उसको तकलीफ़ होती है, चढ़ने में नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, जैल्सीमियम चाइल्ड जो होता है या मैन होता है, जैसे किसी को इंटरव्यू देने जाना होता है तो वो जूते पहन के तैयार होते ही जाने के लिए कि एक बार घर हो आऊँ,
वो अंदर जाकर के एक बार लेटरिन जाता है, फिर पेशाब करता है। उसके अंदर एंजाइटी होती है कि इंटरव्यू की एंजाइटी यहाँ घर से ही चालू होती है। तो वो मन के अंदर उसको ये रहता है कि कहीं वहाँ इंटरव्यू के अंदर बाथरूम की इच्छा न हो जाए। तो इस तरह की मनोदशा जैल्सीमियम रोगी को कमजोरी की वजह से होती है। तो वो भीड़ भाड़ के अंदर भी जाता है तो उसको लगता है कि इस भीड़ के अंदर मैं गिर जाऊंगा। कोई ऊंची दीवार के ऊपर किसी को काम करते हुए देखता है तो सोचता है कि ये आदमी अगर नीचे गिर गया तो। कभी कभी जैल्सीमियम का रोगी छत पे जाकर के नीचे देखता है तो उसको चक्कर आने लगते हैं। जैल्सीमियम कमजोरी की वजह से, एंजाइटी की वजह से चक्कर आने की एक बहुत अच्छी दवा है, एक ताकतवर दवा है जैल्सीमियम। और इसके अलावा जैल्सीमियम का जो रोगी होता है उसको अत्यधिक प्यास नहीं लगती, बहुत कम प्यास लगती है। जो गिलासों पे गिलास पानी पी लेता है, 1 2 3 गिलास, तो चाहे कितने भी लक्षण जैल्सीमियम के हों, वो जैल्सीमियम से ठीक नहीं होगा, वो ब्रायोनिया से ही ठीक होगा। और जिसे घूंट घूंट पानी की प्यास लगती है तो वो आर्सेनिक एल का लक्षण है, उससे ठीक होगा। और जैल्सीमियम के रोगी को प्यास बहुत कम लगती है, नहीं के बराबर। उसके शरीर में कोई रोग है तो वो ठीक होगा। खुश्की रहती है और सबसे बड़ी बात डलनेस, एकदम ढीला ढाला सुस्त साक रहना, कमजोरी साक रहना, अच्छा खासा दिखता हुआ शरीर के अंदर, लेकिन चेहरे पे कोई रौनक नहीं रहना। कहीं कोई काम को अंजाम देने के लिए पहले से ही पूर्व कल्पित एंटीसिपेटरी फेयर हो जाना कि मैं इस इंटरव्यू में पास होऊंगा या नहीं होऊंगा। ये काम धंधा खोला है, इसके अंदर मेरे को कहीं घाटा लग गया तो। और जिन लोगों को जो व्यापारी हैं उनको अपने बिजनेस में घाटा लग गया या नुकसान हो गया और वो चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इस तरह धीरे धीरे वो मनोरोगों से ग्रसित हो जाते हैं। तो ऐसे रोगों का और ऐसे रोगियों का परम मित्र है जैल्सीमियम 200 पोटेंसी। 200 पोटेंसी जैल्सीमियम की देने से रोगी के मन का भय निकल जाता है। ये दुकान खोल लेंगे, खुल गई है और अपनी इसमें कमाई होगी, कोई चिंता करने की बात नहीं। उसके ये विचार जैल्सीमियम लेने से बनते हैं। नहीं तो उसके विचार ये बनते हैं कि वो अपने बेटों को कहता कि बेटा दुकान तो खोल दी, पैसा उधार लेके माल भर दिया, कल को कमाई नहीं हुई तो कैसे चुकाएंगे, क्या होगा, कैसे होगा।
वो खुद तो चिंता करता ही है, बाकी जो दुकान में काम करने वाले उसके बेटे पोते जो भी हैं उनको भी डिप्रेशन में वो डालता है। तो जेलसीमियम का प्रयोग करने से इस तरह के विचार दिमाग में नहीं आते हैं। यही दिमाग में आता है कि सब काम अच्छा होगा, जो किया है कि बच्चों काम करो, सफलता मिलेगी। शुरू में नई नई दुकान है, कुछ समय तक नहीं चलेगी, उसके बाद दौड़ेगी और दौड़ती है और दौड़ती है। तो ये मनोबल को बढ़ाने वाली दवा है। अब मैं वीडियो को समाप्त करने के पहले एक चीज़ और बता देता हूँ कि जेलसीमियम में बुखार, छोटे बच्चे का डर जाना, अपने दाई से लिपट जाना करना, इतने लक्षण हैं जेलसीमियम के कि 1-1.5 घंटे के बिना वीडियो पूरा नहीं होता। अभी मैंने जो आपको सुनाया वो ज़रा सा लिख के चले गए, तो कोई उन्हीं को ही अगर सब कुछ समझ के अगर जेलसीमियम को उतना ही समझते हैं तो वो नादानी हो जाती है। जेलसीमियम बहुत अच्छी दवा है और बहुत बीमारियों को ठीक करने वाली है। जेलसीमियम का सिर का जो दर्द होता है वो गर्दन के पिछले हिस्से में जिसको अपन देसी भाषा में गुद्दी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये जो पिछला हिस्सा है, यहाँ यहाँ क्या है कि गादी की तरह होता है, तो गादी से गुद्दी बना, और गर्दन है जो ये बाकी की गर्दन होती है, तो यहाँ से दर्द चालू होता है जेलसीमियम का, सिर का दर्द। तो अगर कोई सिर का दर्द का रोगी आता है कि मेरे यहाँ से दर्द चालू होता है, तो वो बेलाडोना से ठीक नहीं होगा, ग्लोनाइन से ठीक नहीं होगा, मेलिलोटस से ठीक नहीं होगा। उसको जेलसीमियम की खुराक चाहिए और एक खुराक देते ही वो ठीक हो जाता है। जिनको अंगुलियों की और की ये कंपन की लिखने में और में, जबकि उनकी जांच में कोई खराबी नहीं होती, बिल्कुल स्वस्थ होते हैं वो लोग, तो इस तरह के जो रोगी होते हैं तो उनको हफ्ते में 2 खुराक जेलसीमियम 200 की लेनी चाहिए। तो उनका इस तरह से स्नायु है जो कमज़ोर पड़ने से कंपन पैदा करता है वो ठीक हो जाता है। और एक बहुत बड़ा वहम जो शरीर में घुसता है वो भागते हुए नज़र आता है। तो देखो, एक बात अब मैं जाते जाते आपको बताता हूँ और जो जिज्ञासु हैं होम्योपैथिक के, जो होम्योपैथिक में दिलचस्पी रखते हैं, वो डॉक्टर नहीं हैं लेकिन वो दिलचस्पी रखते हैं, तो उनका ही मैं उतना ही सम्मान करता हूँ जितना डॉक्टर का करता हूँ, क्योंकि उनकी दिलचस्पी ही कहीं काम आती है। तो ऐसे जो दिलचस्पी रखने वाले हैं वो एक आध किताब खरीद के ले आते हैं और वो उसी के ऊपर चलते हैं, वो आगे नहीं बढ़ते। आगे नहीं बढ़ने के 2 कारण, एक तो उनकी मेमोरी कमज़ोर होना, एक उनकी इतनी इच्छा नहीं होना
दखल तो रखना चाहते हैं लेकिन दखल कर नहीं पाते। तो होम्योपैथिक के अंदर कम से कम आपके पास दिलचस्पी रखने वालों के पास डॉक्टर हैं, तो उनके पास डॉक्टर हैं तो कम से कम 150 बुक्स तो होनी चाहिए जिनमें मटेरिया मेडिको, लक्षण वगैरह, अलग अलग रोगों की अलग अलग पुस्तकें होनी चाहिए। उन सब का निचोड़ निकाल करके फिर रोगी को दवा देनी चाहिए। एक मात्र या 2 किताबें लेकर के होम्योपैथिक जो चिकित्सा करते हैं तो उनमें पर्याप्त नहीं लिखा रहता, क्योंकि जो लेखक हैं ये सब उनके ऊपर डिपेंड करता है। कोई अपने आप को बहुत बड़ा डॉक्टर समझते हैं और होते भी हैं, तो वो जो लिखते हैं आर्टिकल वो शॉर्ट के अंदर लिख के चले जाते हैं। बाकी माथाफोड़ी करो आप करो, तो वो ये नहीं सोचते कि मैंने पूरे लक्षण नहीं दिए, वो ये नहीं सोचते। इसलिए अपने को उनकी बराबरी नहीं करनी। वो जितने भी लक्षण देखे गए हैं वो खास देखे चले जाते हैं। बाकी के लक्षणों को संग्रहित करना अनेक किताबों से और से इनसे, तब जाकर के किसी आदमी का क्या रोग है सही निर्णय डॉक्टर ले पाता है। और होम्योपैथिक दवा के अंदर एक एक लक्षण बहुत मायना रखता है। जैसे प्यास का लक्षण है, जैसे शरीर का मोटापन है, और कोई थुलथुला रोगी है, मोटा रोगी है, उसके अगर औरत है, कोई है, गोरी है, अगर उसका यूटरस बाहर आने को होता है डर, तो उसको शीपिया देने से वो ठीक नहीं हो सकती। जबकि शीपिया यूटरस को बाहर नहीं आने देती। शीपिया की रोगिणी पतली दुबली अपने रोग लक्षण बयान करते हुए भावुक होने वाली इस तरह की होती है। ग्रेफाइटिस की जो रोगिणी होती है वो रंग की गोरी होती है, थुलथुली होती है, यानी कि दिखने में अच्छी हष्ट-पुष्ट होती है। तो जब अब लिख देते हो आप लोग कि मुझे ये तकलीफ़ है, इसकी दवाई लिखें। अब हमें यही पता नहीं है कि ये तकलीफ़ किसको है। आदमी को है, औरत को है, बच्चे को है, बच्ची को है, उसके और लक्षण क्या है। तो अब ये लिखने वाले को भी पता नहीं कि भी इतनी चीज़ों की जानकारी होम्योपैथिक में देनी होती है, तब जा कर के सही निर्णय डॉक्टर ले पाता है। क्योंकि पेशेंट को भी ये मालूम नहीं होता, वो सीधा कमेंट्स में लिख देते हैं कि संगरनी की दवा बताएं बस, या मलेरिया की दवा बताएं, अथवा तो ऐसे हम कैसे दवा बता सकते हैं। इसलिए थोड़ा हम बार बार कहते हैं कि आप समझो और आप भी होम्योपैथिक में दिलचस्पी रखो और अपने आप में खुद छोटी मोटी कोई दवाई ले लो, लेकिन डॉक्टर को दिखाओ। अपने मन से लगातार दवाइयाँ खरीद करके और लंबे समय तक लेने का मतलब है आप अपने शरीर का नुकसान करते हैं।